नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे और उसमें पॉइंट वाइज चलेंगे। स्टार्टिंग से प्रारंभ करेंगे और उसमें टॉपिक का नाम हम लेंगे। आज जो टॉपिक हम लेंगे उसका नाम है राजस्थान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से हम स्टार्ट करें, राजस्थान से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट वाइज पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम पॉइंटों से पढ़ेंगे ताकि आपको सुविधा रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट जो स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का परिचय स्टार्ट करेंगे। और राजस्थान के परिचय में भी हम पॉइंट वाइज चलेंगे। इनको भी हम पॉइंटों में, टुकड़ों में तोड़ेंगे ताकि टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो और कोई एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो देखिए, हम परिचय की अगर बात करें तो इसमें पहले हम बात करेंगे पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट कौन सा है? नामकरण। पहला पॉइंट देखेंगे हम नामकरण। नामकरण से संबंधित देखेंगे राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा, किन किन कालों में क्या क्या नाम दिया गया है राजस्थान का। तो देखिए, आप एक बात ध्यान रखेंगे। देखिए, राजस्थान को अलग अलग कालों में राजस्थान को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, अगर मैं बात करूं ऋग्वेद काल की, तो ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में। राजस्थान को ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं रामायण काल की, रामायण काल में राजस्थान का नाम क्या है? तो राजस्थान का अगर रामायण काल में देखें तो मरु कांतार नाम राजस्थान का कौन से काल में था? तो रामायण काल में था। अगर मैं बात करूं महाभारत काल में, कि महाभारत काल में राजस्थान का नाम क्या था, इस भूखंड का नाम राजस्थान का की बात कर रहे हैं, उसका नाम महाभारत काल में देखें तो नाम क्या था? मरु प्रदेश। इसे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि हम पढ़ रहे हैं नामकरण। तो हमने तीन बात हमने देख ली, ऋग्वेद, रामायण और महाभारत काल की बात। आगे अगर नामकरण में अगर और देखें तो देखिए आप और बात देखें तो 6वीं शताब्दी के पश्चात, यानी मैं बात करूं 7वीं शताब्दी के प्रारंभ या 6वीं शताब्दी के बाद की अगर बात करें तो इस भूखंड पर, इस भूभाग पर राजपूत राजाओं का उदय हुआ। इस भूखंड पर राजपूत राजाओं का उदय हुआ, यानी 6वीं शताब्दी के पास यहाँ राजपूत राजाओं का उदय होता है। और राजपूतों के द्वारा कालांतर में शासित प्रदेश क्या कहलाता है? राजपूताना। तो 6वीं शताब्दी में इनके द्वारा, राजपूतों के द्वारा शासित ये प्रदेश क्या कहलाता है? राजपूताना। क्या नाम पड़ा? राजपूताना नाम। तो राजस्थान का राजपूताना नाम कब पड़ा? 6वीं शताब्दी के पश्चात, यानी 7वीं शताब्दी में पड़ा, क्योंकि यहाँ राजपूत राजाओं का उदय हो चुका था, ठीक है। और कालांतर में ये प्रदेश क्या कहलाया? राजपूताना। लेकिन ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन एग्जाम में यह है कि स्वतंत्र रूप से राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, तब आप 6वीं शताब्दी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जॉर्ज थॉमस। यानी स्वतंत्र रूप से राजपूताना बताने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे। लेकिन राजपूताना नाम कब पड़ गया था? 6वीं शताब्दी के पश्चात पड़ गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करूं मैं जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस कब आते हैं? 1800 में ईस्वी में। राजस्थान के लिए स्वतंत्र रूप से, ध्यान रखिए आप, देखिए ये राजपूताना, मैं यहाँ भी राजपूताना ही की बात करूँगा, लेकिन स्वतंत्र रूप से राजस्थान के लिए स्वतंत्र रूप से राजपूताना नाम या शब्द देने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉमस। राजस्थान के लिए स्वतंत्र रूप से राजपूताना शब्द देने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉमस। अब बात करें कि सर इस बात का उल्लेख कहाँ मिलेगा। देखिए, जॉर्ज थॉमस ने स्वतंत्र रूप से कह दिया, लेकिन इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है कि वास्तव में जॉर्ज थॉमस ने स्वतंत्र रूप से इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। इसके मित्र है विलियम फ्रैंकलिन।
विलियम फ्रैंकलिन, इसके मित्र है विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है, उस पुस्तक से इस बात का उल्लेख मिलता है। उस पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक से इस बात का उल्लेख मिलता है कि हाँ, राजस्थान के लिए स्वतंत्र रूप से राजपूताना करने वाले जॉर्ज थॉमस थे। कब की बात हो रही है? 1880 ईस्वी की। अब बात करें इस पुस्तक का प्रकाशन, देखिए 1805 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। 1805 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है। और इस पुस्तक का प्रकाशन विलियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना, देखिए आप एक तो ध्यान रखना इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है, और इस पुस्तक का नाम क्या है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस है। ठीक है, और अगर मान लो कि विलियम ऑप्शन में नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड वेलेजली। ज़्यादातर आपको मिलेगा लॉर्ड वेलेजली, तो आप वेलेजली ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रकाशन लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। और इस पुस्तक से इस बात का उल्लेख मिलता है। और पुस्तक किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की है। ठीक है, प्रकाशन 5 में हुआ था। और ये कब आए थे यहाँ पर? ठीक है, और अगर मैं जॉर्ज थॉमस की बात करूँ, देखिए आप और बात करूँ कि जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे, तो जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे, तो आप ध्यान रखेंगे आयरलैंड के थे। आयरलैंड के निवासी थे जॉर्ज थॉमस, आयरलैंड के निवासी थे। यानी आयरलैंड की अगर मैं बात करूँ तो यूके के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यूके के निवासी थे। ठीक है, जॉर्ज थॉमस की अगर मैं बात करूँ तो ये यूके के निवासी थे, आयरलैंड। और अगर बात करें कि सर यूके यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ मैं, यूके में देखिए आप एक बात ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट आप एक चीज़ तो ध्यान रखेंगे, यूके क्या है, एक ध्यान रखेंगे ब्रिटेन की अगर मैं बात करूँ, ब्रिटेन, और ब्रिटेन में भी अगर मैं ग्रेट की बात करूं और एक बात करूं मैं केवल ब्रिटेन की, ध्यान से समझिए आप। ठीक है, अब देखिए आप यूके के में 4 देश आते हैं, 4 देशों को समूह को हम यूके बोलते हैं। और वो 4 देश कौन कौन से? एक तो उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स और इंग्लैंड। इन 4 देशों को समूह को हम क्या बोलते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उनमें सबसे छोटा देश वेल्स है और सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंग्लैंड है। बात समझ पा रहे हो? उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन 4 देशों को बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगर मैं बात करूं ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं? 3 देश। अगर आप उत्तरी आयरलैंड को हटा दें, उनके बाद में कौन बचेगा? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इन 3 देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, इसमें 3 देश हैं। और यूके में कितने देश हैं? 4। उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, और ब्रिटेन की बात करूं तो केवल ब्रिटेन में इंग्लैंड देश को शामिल किया गया है। ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही बात है, यानी आप ब्रिटेन को इंग्लैंड बोल सकते हो, इंग्लैंड को ब्रिटेन बोल सकते हो। जबकि ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, यूके में 4 देश आते हैं। तो जॉर्ज थॉमस की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ के निवासी थे? यूके यानी आयरलैंड के निवासी थे। बात समझ पा रहे हो आप? तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जॉर्ज थॉमस राजस्थान के लिए स्वतंत्र रूप से राजपूताना कहने वाले हैं। जबकि राजपूताना नाम तो कब पड़ गया था? 6वीं शताब्दी के पश्चात नाम पड़ गया था। अब मैं नामकरण की मैं आगे और बात करूँ, हम नामकरण पढ़ रहे हैं, नामकरण में आगे बात करें तो जॉर्ज थॉमस, इनकी क्या योगदान है? देखिए जॉर्ज थॉमस कब आते हैं? 1829 में। ठीक है, 1829 में आते हैं। जॉर्ज थॉमस राजस्थान के लिए क्या नाम देते? देखिए अब राजस्थान के लिए इन्हें कौन से शब्द का प्रयोग किया, तो वो आप देखिए। राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया, तो कर्नल जेम्स टोड ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया, तो आप ध्यान रखेंगे
रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान, ये लास्ट नए नाम है। सबसे पुराना नाम कौन सा है? रजवाड़ा, और ये राजस्थान नए नाम है। ठीक है, ये 3 नामों का प्रयोग किया है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से राजस्थान नाम देने वाले भी कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। ये बात अलग है कि राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से मान्यता 1950 में मिली थी, लेकिन नाम देने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। ठीक है, इस देखिए रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान, इसमें पुराना नाम कौन सा है? रजवाड़ा, और नया नाम कौन सा है? राजस्थान। अब बात करेंगे सर इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये बात? तो इस बात का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक से मिलता है। तो देखिए बात करें पुस्तक की, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक की अगर मैं बात करूं, उस पुस्तक का नाम है दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इस पुस्तक का अगर दूसरा नाम देखें, अगर इस पुस्तक का दूसरा नाम देखें तो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक एक ही है, 2 नाम है इसके। ठीक है, ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। तो आप ध्यान रखें इस बात का उल्लेख, यानी इन 3 नामों का उल्लेख कौन सी पुस्तक से मिलता है? दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या दी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यानी दोनों पुस्तक, 2 पुस्तक नहीं, एक ही पुस्तक है। ये दोनों नाम एक ही पुस्तक के, और ये पुस्तक किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर आप ध्यान रखें कि सर इस पुस्तक के भी 2 खंड, देखिए आप इस पुस्तक के प्रथम खंड, इस पुस्तक का प्रथम खंड और इस पुस्तक का द्वितीय खंड। इस पुस्तक के प्रथम खंड में ध्यान से देखिए आप, इस पुस्तक के प्रथम खंड में राजपुताने की भौगोलिक स्थिति, राजपुताने की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, और मेवाड़ का इतिहास मिलता है। मेवाड़ का इतिहास और राजपुताने की भौगोलिक स्थिति और सामंती व्यवस्था की जानकारी भी कहाँ मिलती है? इसी प्रथम खंड में मिलती है। तो प्रथम खंड, इस पुस्तक के प्रथम खंड में जानकारी राजपुताने, देखिए ध्यान रखिए आप, राजपुताने की भौगोलिक स्थिति और मेवाड़ का इतिहास मिलता है। इसके अलावा देखें तो सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। सामंती व्यवस्था के बारे में, यानी जमींदारी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, उनके बारे में बताने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। ठीक है, तो देखिए अब द्वितीय खंड की अगर मैं बात करूँ तो द्वितीय खंड में क्या क्या मिलता है? एक तो मिलता है मारवाड़, बीकानेर, हाड़ौती, आमेर का इतिहास। इनका इतिहास मिलता है इस पुस्तक के द्वितीय खंड से मिलता है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के द्वितीय खंड से ये बात मिलती है। ठीक है, अगर मैं इस पुस्तक की और बात करूं तो इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? हिंदी अनुवाद, देखिए इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने का प्रथम प्रयास, यानी 1907 से 1908 के बीच में प्रथम प्रयास की अगर मैं बात करूं, प्रथम प्रयास तो बलदेव मिश्र थे। इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करने का जो प्रथम प्रयास किया था वो बलदेव मिश्र ने किया था, लेकिन पूर्ण रूप से इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करने वाले पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये सिरोही के निवासी हैं, इतिहासकार थे। ये सिरोही रोहिड़ा गांव के निवासी हैं, इतिहासकार। ठीक है,
तो हिंदी में अनुवाद किया था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, लेकिन प्रयास किया था बलदेव मिश्र ने, प्रथम प्रयास किया अगर बात करें। लेकिन आपको ध्यान रखना कि ज़्यादातर आपको पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ही मिलेगा ऑप्शन में, तो हिंदी में अनुवाद किया था। अब बात करें कि पंडित ये पुस्तक की अगर मैं और बात करूँ, ये समर्पित किसको है, ये पुस्तक किसको समर्पित है, तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे, गुरु जैनयति ज्ञानचंद्र, गुरु जैनयति ज्ञानचंद्र को ये समर्पित है। ये गुरु किसके थे, कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे, इसको ये समर्पित है ये पुस्तक, ठीक है। हिंदी में अनुवाद आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूँ इस पुस्तक का प्रकाशन, तो जेम्स कुक, इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया था जेम्स कुक ने किया था, ठीक है। तो प्रकाशन आप ध्यान रखेंगे समर्पित किसको है, अपने गुरु को है। हिंदी में अनुवाद किसने किया था, द्वितीय खंड में क्या है, प्रथम खंड में क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, और इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है 3 शब्दों का, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान। ये बातें कर्नल जेम्स टोड कब आते हैं, 1829 में आते हैं। बात समझ पा रहे हो आप। देखिए आप अगर और मैं बात करूं पुस्तक की, अन्य पुस्तक की मैं बात करूं कर्नल जेम्स टोड की, कि अन्य पुस्तक की बात करें तो देखिए आप ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, अगर मैं इस पुस्तक की बात करूं, इस पुस्तक में देखिए कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक की मैं बात कर रहा हूं, इस पुस्तक में यात्रा वृत्तांत की जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अगर यात्रा वृत्तांत की बात करें कि कर्नल जेम्स टोड कहाँ कहाँ का यात्रा करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से, तो उन सभी स्थानों के अगर जानकारी की बात करें, कौन से स्थान पे कौन से स्थान को क्या नाम दिया है, तो ये यात्राओं की अगर मैं बात करूँ कर्नल जेम्स टोड की, तो उसका जो उल्लेख की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है, इस पुस्तक से मिलता है। और इस पुस्तक का अगर मैं प्रकाशन की मैं बात करूँ, यानी यात्रा से संबंधित जितनी बातें वो इस पुस्तक में मिलेंगी, ठीक है, और इतिहास और उनकी बातें करें वो इस पुस्तक से मिलेंगे। तो ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन जूलिया क्लटरबर्ग की अगर मैं बात करूँ की पत्नी थी, इसने 1839 में किया था। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 में हुआ था और मृत्यु 1835 में हुई थी, ठीक है, ये बात कर्नल जेम्स टोड की है। लेकिन इस पुस्तक का तो इनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशन की जूलिया क्लटरबर्ग की अगर मैं बात करूँ तो इनकी पत्नी थी जिसने इसका प्रकाशन करवाया था। और जितनी भी यात्राओं से संबंधित जानकारी मिलती है वो कर्नल जेम्स टोड की सेकंड पुस्तक से मिलती है। यानी मंदिरों के बारे में भी अगर जानकारी मिले, मंदिर मस्जिद जो भी है, ठीक है, ट्रेवल्स जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किससे मिलती है, जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रकाशन किसने किया ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कर्नल जेम्स टोड की, और अगर मैं बात करूं तो कर्नल जेम्स टोड को देखो राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध अध्ययन से लिखने वाले कर्नल जेम्स टोड थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं। और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप अगर मैं बात करूं मेवाड़ के, यानी उदयपुर या मेवाड़ की बात कर लूँ मैं, मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह ने अजमेर का एक स्थान है बोरसवाड़ा, अजमेर के इस बोरसवाड़ा स्थान की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप इस बोरसवाड़ा स्थान का नाम भीम सिंह ने क्या दिया, टोडगढ़। बोरसवाड़ा स्थान का नाम टोडगढ़ कर्नल जेम्स टोड के नाम से दिया, किसने, भीम सिंह ने। मेवाड़ के जो राजा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए बोरसवाड़ा कहाँ है, अजमेर का स्थान था, उसका नाम टोड देने वाले कौन थे, भीम सिंह थे। अजमेर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड देखिए आप, कर्नल जेम्स टोड 1818 में
मेवाड़ और हाड़ौती, मेवाड़ प्लस हाड़ौती, हाड़ौती के पॉलिटिक एजेंट भी रहे हैं, पॉलिटिक एजेंट भी रहे हैं, ठीक है। मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिक एजेंट भी रहे हैं कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कब? 1818 में। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। घोड़ेवाला बाबा इसे कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता इसे कहते हैं। सामंती व्यवस्था के बारे में बताने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड थे। सामंती व्यवस्था के बारे में बताने वाले इतिहासकार राजस्थान के लिए कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड ही थे, ठीक है। और कर्नल जेम्स टॉड की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ के निवासी थे? वेल्स के निवासी थे, ये वेल्स निवासी थे कर्नल जेम्स टॉड। और वेल्स कहाँ पड़ता है? देखिए आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, वेल्स कहाँ पड़ता है? यूके में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम का भाग है वेल्स। इसमें सबसे छोटा देश कौन सा है? वेल्स है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूके का इंग्लैंड है। तो ये भी निवासी कहाँ के? वेल्स के निवासी हैं। तो ध्यान रखेंगे, नामकरण में कर्नल जेम्स टॉड की ये भूमिका है। राजस्थान के इंट्रोडक्शन में हम नामकरण पॉइंट पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट। और उस पहले पॉइंट में हमने इतने पॉइंट देखे हैं, ठीक है। हमने 3 तो काल देखे, फिर जॉर्ज थॉमस देखा, 6वीं शताब्दी देखी है, अब कर्नल जेम्स टॉड देखे हैं। इसके बाद में नामकरण में अगला पॉइंट हम देखने की कोशिश करें तो मोहम्मद नैन्सी की क्या भूमिका रही। देखिए आप, मोहम्मद नैन्सी ख्यात, ये पुस्तक किसकी है? मोहम्मद नैन्सी की है। मोहम्मद नैन्सी कहाँ के निवासी हैं? जोधपुर के, जोधपुर के निवासी है। इनका जन्म भी जोधपुर में ओसवाल परिवार में हुआ था, जोधपुर के निवासी हैं। और ये जोधपुर के महाराजा, ये कवि किसके थे? जोधपुर के महाराजा, जोधपुर महाराजा गज सिंह व जसवंत सिंह, गज सिंह और जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? मोहम्मद नैन्सी। और ऐसा माना जाता है कि, ऐसे बताया गया है इतिहास में, कि जसवंत सिंह ने ही मोहम्मद नैन्सी की मृत्यु करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। कब करवा दी थी? जब ये दक्षिणी औरंगजेब के खिलाफ दक्षिणी अभियान में जाते हैं तो जसवंत सिंह मोहम्मद नैन्सी की हत्या करवा देते हैं, ठीक है। तो ये गज सिंह यानी जसवंत सिंह के पिता कौन से? गज सिंह। गज सिंह और जसवंत सिंह के दरबारी कवि रहे हैं, दोनों के कार्यकाल में रहे हैं। कौन? मोहम्मद नैन्सी। मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल, इनको कहने वाले कौन है? मुंशी देवी प्रसाद है, मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और किसके, कहाँ के निवासी हैं? जोधपुर के निवासी हैं। किसके दरबारी कवि हैं? गज सिंह और जसवंत सिंह। तो मोहम्मद नैन्सी ख्यात में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। बात ये थी, वो यहाँ भी इस पुस्तक से भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आपको ध्यान रखें कौन कौन सी पुस्तक है। एक तो बात हम विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक देखी थी, ठीक है। मोहम्मद नैन्सी की हो गई, कर्नल जेम्स टॉड की, सभी पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है कहाँ कहाँ राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो नामकरण में अगर मैं राजरूपक पुस्तक की बात करूँ तो ये रत्नुचारण भाण कवि, रत्नुचारण भाण कवि जोधपुर के महाराजा उभय सिंह या अभय सिंह के दरबारी कवि थे। अभय सिंह के दरबारी कवि थे कौन? रत्नुचारण भाण। इसकी पुस्तक थी राजरूपक है। इस राजरूपक पुस्तक से भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और उभय सिंह के समय ही 1730 में खेजड़ली आंदोलन हुआ था। अमृता देवी के निर्देशन में खेजड़ली आंदोलन अभय सिंह के काल में हुआ था 1730 में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और खेजड़ली दिवस कब बनाते हैं? 12 सितंबर को बनाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो इस पुस्तक से भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। ये कवि किसके हैं ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके काल में ही क्या होता है? खेजड़ी आंदोलन। और जो खेजड़ली आंदोलन है ये चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक है। अब बात करिए और देखिए, अगर राजस्थान नामकरण में और देखिए कि राजस्थान शब्द कहाँ से मिलता है तो देखिए बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख है सबसे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे। बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो ये 682 विक्रम संवत, या मैं ये कह सकता हूँ 625 ईस्वी में, 625 ईस्वी में लिखा गया था। ये किसके समय लिखा गया था? चावड़ा वंश के एक शासक थे, वरमलात के समय लिखा गया था।
चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय ये लिखा गया था। ठीक है, ये कहाँ लिखा गया था? खीमल माता के मंदिर में, खीमल माता के मंदिर में, खीमल माता के मंदिर में उत्कीर्ण करवाया गया था बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख। ठीक है, और इस शिलालेख में यानी राजस्थान का प्राचीनतम नाम मिलता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? यानी राजस्थान शब्द का प्राचीन उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख से मिलता है। ये खीमल माता के मंदिर में चावड़ा वंश के शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें राजस्थान के लिए क्या मिलता है? राजस्थानादित्य या राजस्थानादित्य। ठीक है, ये शब्द मिलता है राजस्थान के लिए, राजस्थानादित्य शब्द मिलता है, वो बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख से मिलता है, जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये कब उत्कीर्ण करवाया गया था, कहाँ उत्कीर्ण करवाया गया था, किसके समय उत्कीर्ण करवाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लिखित उल्लेख कहाँ से मिलता है। बात समझ पा रहे हो आप? अगर मान लो और अगर मैं शिलालेखों की बात करूं तो देखिए हम एक बात और करते हैं। ठीक है, चित्तौड़ का गोसुंडी अभिलेख, चित्तौड़ का गोसुंडी अभिलेख से भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अगर बोले राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख। अगर ऑप्शन में बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख नहीं है तो आप क्या करोगे? चित्तौड़ का गोसुंडी शिलालेख या अभिलेख। ठीक है, तो राजस्थान शब्द का उल्लेख क्या मिलता है? यहाँ मिलता है राजस्थानीय। यहाँ क्या उल्लेख मिलता है? राजस्थानीय। ठीक है, तो ये दो शिलालेख आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दो पुस्तक ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखें, गोसुंडी शिलालेख है राजस्थान का दूसरा प्राचीन शिलालेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा? अजमेर में बड़ली का शिलालेख है। राजस्थान का दूसरा प्राचीन शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी शिलालेख है। वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख है वैष्णव संप्रदाय सबसे प्राचीन। इस शिलालेख से वैष्णव धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है, और वैष्णव धर्म का सबसे जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख है। वैष्णव धर्म की बात करूँ, मैं संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित अगर पूछे तो गोसुंडी अभिलेख है, वो सबसे प्राचीन है। लेकिन राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन भी कौन सा है? यही है। सबसे प्राचीन कौन सा है? तो बड़ली का लेख है। ठीक है, बड़ली। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब बात करें और, अगर मैं और देखूं नामकरण में कि नामकरण सर और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नामकरण में, तो देखिए मराठों के विरुद्ध पत्र व्यवहार की अगर बात करें, देखिए ये क्या है? मराठों के विरुद्ध पत्र व्यवहार की अगर मैं बात करूं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि देखिए मैं बात कर रहा हूँ 1791 की। 1791 में जोधपुर के महाराजा, देखिए आप सुनना मत, जोधपुर के महाराजा भीम सिंह, और एक बात कर रहा हूँ मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, आमेर की बात कर रहा हूँ, सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। देखिए मराठों के विरुद्ध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मराठे 1791 की बात हो रही है। यहाँ उस समय मराठे क्या थे कि राजस्थान में लूटपाट करने लगे थे। ठीक है, और उनसे परेशान होकर जोधपुर के महाराजा इसने सोचा कि अगर एक साथ संगठन करें और इनको मराठों को एक साथ भगाया जा सकता है संगठन करके। ठीक है, ये परेशान थे भीम सिंह। परेशान तो राजस्थान में सभी थे। मराठों का राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश बूंदी जिले से होता है। ठीक है, तो राजस्थान में लगभग जैसलमेर रियासत को छोड़कर लगभग राजस्थान में सब परेशान थे। तो राजा एकता की इच्छा प्रकट की थी किसने? इस राजा ने इसको पत्र लिखा किसको? सवाई प्रताप सिंह को, कि अगर राजस्थानियों में एकता की इच्छा प्रकट की थी। तो उस पत्र में लिखा था कि हम राजस्थानियों में एकता हो तो हम मराठों को भगा सकते हैं।
तो उस पत्र में लिखा हुआ था राजस्थानियों में इच्छा की एकता। तो राजस्थान शब्द का उल्लेख यहीं से भी मिलता है कि किस पत्र में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। उस समय की अगर बात करें तो जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने सवाई प्रताप सिंह को लिखे पत्र में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और उसमें क्या लिखता है, राजस्थानियों में एकता की इच्छा प्रकट की थी किसने, भीम सिंह ने। किससे की थी, सवाई प्रताप सिंह से एकता की इच्छा प्रकट की थी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसके अलावा अगर कोई बात करें, देखिए अलग विस्तार में अगर मैं और कुछ बात करूं तो आप इतना ध्यान रखेंगे। और अगर पॉइंट देखें तो राजस्थान के, देखिए आप नामकरण में अगर और पॉइंट देखें कि और कहां से मिलता है, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण की बात करूं, एकीकरण के द्वितीय चरण यानी 25 मार्च 1948 की मैं बात करूं, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आप एकीकरण में ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थान शब्द का उल्लेख यहाँ से भी मिलता है। ठीक है, अगर बात करें और तो आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। देखिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस, यानी 30 मार्च 1949 के चौथे चरण तक राजस्थान का लगभग एकीकरण हो चुका था। ठीक है, तो अब 30 मार्च को राजस्थान क्या दिवस मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। एक राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का लगभग पूरा एकीकरण हो गया था 7 चरणों में। तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, जबकि राजस्थान दिवस का बनाते 30 मार्च बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप और ध्यान रखें तो आप इतना ध्यान रखें, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से मान्यता मिली। राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से मान्यता कब मिली, 26 जनवरी 1950 को मिली। ठीक है, ये 50 है, 26 जनवरी 1950 को मिली। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को, राजस्थान दिवस 30 मार्च को। राजस्थान के कौन से एकीकरण में सबसे पहले, बाद में तो राजस्थान लिए है ना, राजस्थान के एकीकरण के पहले कौन से चरण ऐसा है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो पहले वाले करें तो मत्स्य संघ था, दूसरे में राजस्थान, ठीक है, पूर्वी राजस्थान। तो दूसरे चरण की भी आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात हम जितनी भी हमने बात की, ये राजस्थान के पहले पॉइंट की बात है, उसका नाम है राजस्थान का परिचय का पॉइंट है वो नामकरण है। तो जितनी भी बात मैंने बताई ये नामकरण है, नामकरण से क्वेश्चन पूछते हैं, आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। नामकरण से जितने भी पॉइंट है मैंने क्लियर करवा दिए, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ नाम मिलता है। अब नामकरण के अलावा अगर अब हम आगे चलें तो देखिए, आप नामकरण के अलावा हम आगे चलें, ये देखिए अब हम राजस्थान की परिचय का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, विस्तार। एक पॉइंट हो गया नामकरण, हम बात करेंगे विस्तार के। देखिए विस्तार की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तरी दिशा है, ये उत्तरी दिशा है, और यहाँ जो जिला है उस जिले की अगर मैं बात करूं तो श्री गंगानगर है। जिला कौन सा, श्री गंगानगर है, बात समझ पा रहे हो। उत्तरी दिशा श्री गंगानगर जिला, यानी सम तहसील, सॉरी गंगानगर तहसील, गंगानगर तहसील। और यहाँ बात करूँ मैं गाँव की, गांव कौन सा है तो आप ध्यान रखेंगे, कोणा गांव की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोणा गांव उत्तरी दिशा में, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, गंगानगर तहसील श्री गंगानगर जिले उत्तरी दिशा से बात कर रहा हूँ, विस्तार की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर देखें, राजस्थान का उत्तर से और दक्षिण विस्तार देखें तो आप देखिए ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, यहाँ जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है, जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। तहसील कौन सी है, कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील। और गांव की अगर मैं बात करूं, अगर मैं गांव की बात करूं तो यहाँ जो गांव है वहाँ कोणा है, या बोरकुंडा गांव।
ठीक है। देखिए आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दो गाँव या तो गाँवों के बीच की पूछ सकता है कि इनके बीच में कितनी दूरी है, दिशा के हिसाब से पूछ सकता है, या जिलों के हिसाब से, या तहसील के हिसाब से, ठीक है, कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो वहाँ ठीक है वो देगा, या तो गाँवों के नाम देगा या दिशा के नाम देगा, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितनी है, 826 किलोमीटर है। ये कितनी, 826 किलोमीटर है, ठीक है। वो क्वेश्चन देगा राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार इनके मध्य है, ऑप्शन निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो वहाँ देखिए कोणा गांव और बोरकुंडा गांव, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। या तो दो दो गाँवों के जोड़े आएंगे या तहसीलों के जोड़े आएंगे, तो निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण विस्तार है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने तीनों चीज़ लिख दी है, ठीक है। अब आप बात करें, देखिए आप बात करें, इनकी बात करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए आप, ठीक है, देखिए आप, ठीक है, यह कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा है। अगर मैं यहाँ जिले की बात करूँ तो जिला कौन सा है, जैसलमेर है, जिला कौन सा है, जैसलमेर है। यहाँ तहसील कौन सी है, सम तहसील है, सम तहसील है। गांव कौन सा है, कटरा है, कटरा गांव, ठीक है। राजस्थान की पश्चिम से और पूर्व की ओर चलें तो पूर्व की बात करूं तो पूर्वी दिशा की अगर बात करें तो यहाँ जिला कौन सा है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर है, धौलपुर। यहाँ तहसील कौन सी है, अगर मैं तहसील की बात करूं तो राजाखेड़ा, राजाखेड़ा है। अगर मैं गांव की बात करूं तो कटरा और सिलाना, ये कटरा और ये सिलाना है। देखिए याद करने का तरीका ये भी हो सकता है, अगर किसी कपड़े को इधर काटेंगे तो उधर सिलेंगे, ठीक है, यहाँ कटरा और वहाँ सिलाना। देखिए यहाँ कैसा है, ये क्या है, बोर है, और ऊपर क्या है, काणा है। बोर कैसा है, काणा बोर है, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की हमने बात की, ठीक है। ये देखिए आप, राजस्थान की लंबाई और अब मैं बात करूँ चौड़ाई की, तो ये कितनी है, 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, दिशाओं का ध्यान रखना आप क्वेश्चन यहाँ से। देखिए आपको लगता है नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ से ऑप्शन आते हैं तब गलत हो जाता है, उसमें तहसीलों के जोड़े आएंगे या, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप तहसील आ रहे हैं जिले को जोड़ों के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो ठीक है। अगर बात क्वेश्चन ये करें, देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर और ये पश्चिम, तो ये कौन सी है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी। और ये कौन सी है, दक्षिण, और वो कौन सी है, पूर्वी, तो ये कौन सी है, दक्षिणी पूर्वी। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी विकिरण की लंबाई कितनी है, इस विकिरण की बात करें, इस विकिरण की मैं अगर बात करूं तो ये कितना है, 850 किलोमीटर है। इस विकिरण की अगर बात करें तो 850 किलोमीटर है। अगर बात करें इस विकिरण की, ठीक है, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और दिशा कौन सी है, ये उत्तर और ये पूर्वी, तो ये कौन सी है, उत्तर पूर्वी। अगर बात करें इस विकिरण की तो कितनी है, 784 किलोमीटर है। तो आप दोनों विकिरण में ध्यान रखेंगे, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपको पूछिए राजस्थान के मध्यवर्ती में ये कहाँ मिलती हैं, देखिए आप राजस्थान की एकदम मध्य की बात करें तो नागौर में मिलती है। अगर काल्पनिक रेखा ऐसे खींच दी जाए तो ये कहाँ मिलती है, नागौर में। और नागौर की भी कहाँ मिलती है, मकराना में। तो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती स्थान पूछे तो ये है, कौन सा है, मकराना। मकराना में क्रॉसिंग करती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के विस्तार में, ठीक है, जिले तहसील ये आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर विस्तार के बाद में अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखिए अगला पॉइंट है राजस्थान के जिलों की आकृति, ठीक है। हम हर पॉइंट को देखिए, हम हर टॉपिक को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, हर को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, डिटेल पूरी पढ़ेंगे, हर टॉपिक में फुल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, आप चिंता नहीं करें। और पॉइंट वाइज चलते हैं। ये तीसरा पॉइंट है राजस्थान के परिचय का, तीसरा पॉइंट अगर बात करें राजस्थान की जिलों की आकृति, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, पिछले पटवारी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख लीजिए, मैं जितने भी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ हर पॉइंट से कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। उस पॉइंट की हम बात ही नहीं करेंगे जहाँ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। चले देखिए आप, अगर मैं जिलों की बात करूँ तो देखिए आप, राजस्थान में ये जैसलमेर की बात हो रही है, जैसलमेर, जैसलमेर जिले की आकृति कैसी है, सप्त बहुभुजाकार, सप्त बहुभुजाकार,
ठीक है। और देखिए जिन जिलों की पूछी जाती है, जिन जिलों की है उनकी बात करेंगे, सभी की हम बात करेंगे भी नहीं, ठीक है। जालोर की आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान है। जालोर जिले की आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान है, ठीक है, ये बात करेंगे अब, ठीक है। उदयपुर की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। उदयपुर जिले की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। अगर मैं बात करूं और राजसमंद की, राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? तिलक के समान है। कैसी है? तिलक के समान है। राजसमंद जिले की आकृति तिलक के समान है। उदयपुर जिले की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। जैसलमेर की सप्त बहुभुजाकार है। जोधपुर जिले की आकृति की बात करें, जोधपुर की आकृति कैसी है? मयूराकृति है, यानी मयूर के समान आकृति है जोधपुर जिले की, ठीक है। जोधपुर जिले की आकृति मयूर के समान है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की हृदय की बात करूं, अजमेर की अगर मैं बात करूं, तो आप ध्यान रखें अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। लेकिन अजमेर संभाग की पूछे तो जम्मू कश्मीर के समान है। और उदयपुर की बात करें तो देखिए उदयपुर की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। लेकिन उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो श्रीलंका के समान है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें और की बात करें, देखिए टोंक की आकृति कैसी है? टोंक की राजस्थान के समान है। ऐसा कौन सा जिला जिसकी आकृति राजस्थान के समान है? अब बात करेंगे सर राजस्थान की आकृति कैसी है, बात समझ पा रहे हो? इसकी आकृति राजस्थान के समान है। मैं ये बोल सकता हूँ राजस्थान के समान, या मैं ये बोल सकता हूँ पतंगाकार। पतंगाकार कैसी आकृति है? पतंगाकार है। विषम, ठीक है, विषम कोणी चतुर्भुज की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा कौन सा जिला जिसकी आकृति राजस्थान के समान है? तो वो आएगा टोंक। अब सर राजस्थान की आकृति कैसी है? तो वो भी हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। सर राजस्थान की आकृति कैसी है? तो देखिए राजस्थान की आकृति विषम कोणी राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ठीक है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति राजस्थान की। और राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज बताने वाले सबसे प्रथम बताने वाले कौन है? TH हैंडल लेते हैं। राजस्थान की आकृति बताने वाले प्रथम भूगोल वेता कौन है? TH हैंडल है। TH हैंडल ने बताया था, ठीक है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप ध्यान रखें राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो आप ध्यान रखिए पतंगाकार का मतलब चतुर्भुज की बात हो रही है, चतुर्भुजाकार, ठीक है। चतुर्भुज यानी ये आकृति है। अगर बात करें चतुर्भुज को इंग्लिश में भी दे सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करेगा, तो आप ध्यान रखिए रोम्बस जैसी है। राजस्थान की आकृति कैसी है? रोम्बस जैसी है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार रोम्बस। ये बताने वाले कौन? TH हैंडल है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बताने वाले कौन? TH हैंडल है। तो राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? टोंक जिला है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीकर की, सर सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा, ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन भी है। 4 देंगे और सुमेलित करो, निम्न में से कौन सा गलत है? तो ध्यान रखिए आप ऐसे नहीं सोचे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। हर एग्जाम में क्वेश्चन हर पॉइंट से आते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना उस पॉइंट की हम बात ही नहीं करेंगे जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो सीकर जिले की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा है। अगर मैं बात करूँ चित्तौड़ की, चित्तौड़ जिले की आकृति कैसी है? तो आप बताइए, आप ध्यान रखेंगे कैसी है? घोड़े की नाल या इल्ली के समान। घोड़े की नाल की आकृति जो पहाड़ियाँ वो 12 जिले में, जबकि घोड़े की नाल की जो आकृति वाला जिला की अगर मैं बात करूँ तो चित्तौड़गढ़ है। तो घोड़े की नाल की समान आकृति या इल्ली जैसी आकृति है किसकी? चित्तौड़गढ़ जिले की है, ठीक है। अगर मैं भीलवाड़ा की बात करूँ, भीलवाड़ा की आकृति कैसी? आयताकार है। आयताकार। भीलवाड़ा जिले की आकृति कैसी है? आयताकार है। अगर मैं बात करूँ दौसा की, दौसा की आकृति कैसी है? धनुषाकार है।
दौसा जिले की आकृति कैसी है? धनुषाकार है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ भरतपुर जिले की, तो भरतपुर जिले की आकृति कैसी है? ये बात आप ध्यान रखेंगे, गिलहरीनुमा है। ठीक है, गिलहरीनुमा है। अगर बात करें कि करौली और धौलपुर दोनों की कमांड, तो ये बतख जैसी है, बतख जैसी है। ठीक है, बतख जैसी आकृति किसकी है? तो आप देखिए करौली और धौलपुर की है। तो गिलहरीनुमा किसकी है? तो आप बताएंगे भरतपुर की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर बात करें मैं हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी है, तो इंग्लिश में एल जैसी है या सोफे जैसी है। ठीक है, सोफे जैसी आकृति या एल जैसी आकृति किसकी है? तो आप बताएंगे हनुमानगढ़ जिले की है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कौन से जिले की आकृति कैसी है। महत्वपूर्ण तथ्य ज़्यादा मैंने लिखे, उनमें से क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखेंगे किस जिले की आकृति कैसी है। बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से एक पुटअप हो जाए कि देखिए आप एक तो अजमेर संभाग की आप ध्यान रखेंगे, अजमेर संभाग की बात करें, अजमेर संभाग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, अजमेर जिले की बात नहीं हो रही, अजमेर संभाग की मैं बात कर रहा हूँ। तो अजमेर संभाग की आकृति कैसी है? जम्मू कश्मीर, J&K, जम्मू कश्मीर के समान, जम्मू कश्मीर के समान। ये बात पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। उदयपुर जिले की आकृति तो कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। मैं उदयपुर संभाग की बात कर रहा हूँ, उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? श्रीलंका के समान है, श्रीलंका के समान है। ठीक है, तो ऐसे कौन सा संभाग है जिसकी आकृति श्रीलंका के समान है? तो पूरी यही है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 2 संभाग आपको ध्यान रखने हैं और ये जिले आपको ध्यान रखने हैं। बात समझ पा रहे हो? तो इनमें से सुमलेखित क्वेश्चन कराएंगे कि कौन से जिले की आकृति कैसी है। आपको सुमलेखित करना पड़ेगा कि सुमलेखित करें कि कौन से जिले की आकृति कैसी है। बात समझ पा रहे हो? ये चीज़ है। तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान के परिचय के 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट हम 4 नंबर पॉइंट से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।